नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात उस भारतीय रेल की जिसे देश की लाइफलाइन माना जाता रहा है, जिसे नीति आयोग के सदस्य विवेक देब्रॉय ने भारतीय क्रिकेट के समान बताया है, जो देश की आत्मा में रस बस चुकी है, जिसके बारे में हर शख्स का अपना अनुभव और अपने सुझाव हैं। और आखिर ये क्यों ना हो, जब रोजाना 2.5 करोड़ यात्रियों को इस रेल का फायदा मिल रहा है, जब 68,000 किलोमीटर की इसकी पटरियां 24 घंटे 22,000 ट्रेनों के चक्कों के साथ दौड़ रही हैं, ताकि हम और आप अपनी मंजिल तय कर सकें। लेकिन रेलवे पर बोझ सिर्फ मुसाफिरों का नहीं, विचारों का भी है। देश में जब जो राजनीति हावी हुई है, तब उस राह चली है रेल। और अब एक बार फिर ये सवाल है कि इसे मुनाफे के साधन में कैसे बदला जाए, क्योंकि देश के आर्थिक जानकारों का मानना है कि रेलवे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसकी बीमारी कहीं लाइलाज न बन जाए, उससे पहले दवा जरूरी है। बीते 2 दशकों में कम से कम 4 कमेटी और उसके परामर्श सामने आ चुके हैं, लेकिन अमल के रास्ते पर लेट ही रही है रेल। एनडीए सरकार ने भी एक नई कमेटी बनाई, जिसने करीब 9 महीने लगाकर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में मुख्य रूप से 5 सुझाव दिए गए हैं। खासकर कमर्शियल अकाउंटिंग और एचआर नीति यानी कर्मचारी नीति में परिवर्तन पर जोर दिया गया है, और साथ ही स्वतंत्र विनियामक यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाए जाने का भी सुझाव है। पहली बार प्राइवेट कंपनियों को पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में प्रवेश करने की अनुमति देने का इरादा जताया गया है, और पहले के कई सुझावों के अनुरूप रेलवे के विकेंद्रीकरण को भी अहम बताया गया है। कई जानकार इसे पुरानी समितियों का मिलाजुला रूप बता रहे हैं, तो कई इस पर अमल को लेकर सशंकित हैं। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय जीवन में रेलवे की भूमिका और उसका स्थान क्या होना चाहिए। क्या रेलवे एक पब्लिक सर्विस का साधन है या मुनाफे का जरिया? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। तो रेलवे की मौजूदा हालत और इसके सुधार के उपायों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शेषाद्रिचारी जी। हमारे साथ हैं वीके अग्निहोत्री, जो रेलवे बोर्ड में मेंबर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण पाठक, आप जोनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। आपकी संस्था रेल कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करती है और तकरीबन 14 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं आप। और इसके अलावा हमारे साथ हैं दैनिक जागरण अखबार के डिप्टी ब्यूरो चीफ संजय सिंह। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ हमारे साथ छात्र और युवा भी हैं, जो आप लोगों से अपनी जानकारियां और अपने सवाल साझा करेंगे। तो विवेक देब्रॉय कमेटी की सिफारिशें आ चुकी हैं, और जो सिफारिशें हैं उन पर उनका स्ट्रांग मत है, लेकिन इसे लेकर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी क्या कहते हैं, आइए पहले आपको ये सुनाते हैं और इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है कि रेलवे, जो कि हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है, वो इस समय क्राइसिस में है। आपने भी अपनी रिपोर्ट दी, आपने भी इस तरफ इशारा किया कि बड़े क्राइसिस में है रेलवे। एक के बाद एक कई कमेटियां बनाई गई, उन लोगों ने भी इसी तरफ इशारा किया कि क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस का समाधान क्या हो, इसको लेकर रिपोर्ट्स आती रहीं, अब तक अमल नहीं हुआ। विवेक देब्रॉय कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी है। क्या ये समस्या की तरफ सही इशारा है और क्या ये समस्या के समाधान का सफल तरीका साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष की जो रेल की संस्था है, जिसको इंडियन रेलवेज कहते हैं, बहुत ही सक्षम है अपने आप। आपको शायद ही ऐसी संस्था कहीं भी दुनिया में मिल पाएगी। इतने डेडिकेटेड लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और गैंगमैन से बोर्डमैन तक सभी लोग बिल्कुल रेल के लिए अपना जीवन दान करते हैं। आप कह रहे हैं कि सक्षम व्यवस्था है, लेकिन है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अक्षम व्यवस्था है, उसमें कमजोरी आ गई है, वो बीमारी का शिकार हो गई है, वो अपने ट्रैक पर नहीं है। हम बता रहे हैं, उसके जवाब में ये हम कह रहे हैं कि पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने रेल को बहुत करीब से एज ए स्टूडेंट देखा है। ठीक है। अब
हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो रेल का ये रूप समझ नहीं पाई कि रेल कितनी सक्षम है, कितनी स्ट्रांग है और कितना इंडियन इकोनॉमी में एडिशन कर सकती है। ये हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझ नहीं पाई। वो मतलब हिंदुस्तान की रेल है एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये हम हमेशा कहते हैं कि कामधेनु गाय है, मगर कामधेनु गाय दूध आपको कब देगी? जब गाय का आप ख्याल करो, ठीक है ना। अब आपने पाँव बांध दिए, मुंह पर पट्टी लगा दी, आंख पर पट्टी लगा दी और आप कहते हैं कि अब इंग्लिश चैनल स्विमिंग करके पार करो। सबसे बड़ा से बड़ा तैराकू भी नहीं कर सकता है। तो अभी फिलहाल भारतीय रेल की ये अवस्था है। तो आप ये कह रहे हैं आंख, मुंह और कान पे पट्टी बांध दी है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? किसने बांध दी? हम लोग ने बांध दी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर इसको थोड़ा और खुलकर बात करें। हाँ, खुल के बात यही है कि अभी जो पहले प्रॉब्लम था फाइनेंशियल क्राइसिस, आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और चरम सीमा पर इसलिए पहुंच चुकी है कि आपको दर्द है घुटने का और आप लेकर आए दांत के डॉक्टर को। दांत का डॉक्टर अपनी जगह सही है, पर आपको दर्द घुटने का है, घुटने के डॉक्टर को ले आओ। तो आज जो बहुत सारी कमिटीज लाए हैं ना, मतलब फजूल की बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी कमेटी हो, चाहे वो सैम पित्रोदा कमेटी हो, काकोडकर कमेटी हो, विवेक देब्रॉय कमेटी हो, ये सब दांत के डॉक्टर साबित हो रहे हैं। नहीं, आपको हम ले जाना चाहते हैं। मेरा जो बजट था, हाँ, उसमें हमने पूरी तरीके से सैम पित्रोदा कमेटी और काकोडकर कमेटी, इस कमेटी ने जिस प्रकार से हमें कहा और हमें सही लगा, रेल एक सही दिशा में जा रही थी। आपने दिशा बदल दी तो दशा भी बदल जाएगी। एक उस दिशा में यदि रेल को ले जाते ना, तो आज रेल की अवस्था कुछ और ही होती। तो ये दिशा बदली कब? सरकारों ने बदली। कौन सा ऐसा सभी सरकारों, कौन सी सरकार थी जिसकी वजह से? यूपीए ने बदली, यूपीए ने बदली, एनडीए ने बदली, सबने बदल दी। क्योंकि आप समझते हैं कि कहीं गड़बड़ है। अरे गड़बड़ एक ही है कि पैसा नहीं है रेलवे के पास, फाइनेंशियल क्राइसिस है। एक चीज को कहते हैं सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी। अब सिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होती है? 65 साल में पहली बार फ्रेट में कमी आई है, पहली बार पैसेंजर में कमी आई। आपकी ये मोनोपोली एजेंसी है। इस मोनोपोली बिजनेस में यदि पैसेंजर्स की कमी आती है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स गेट रिड्यूस, आपका फ्रेट रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये भयंकर डेंजर सिग्नल है। और रेल आज एयर इंडिया जिस प्रकार लावारिस सी हो गई है, आज एक बीमारू हालत में एयर इंडिया हो गई है, जिसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए बाहर। इंडियन रेलवेज में दावे के साथ कहता हूं, इसी दिशा में चलती रही तो आज इंडियन रेलवेज एयर इंडिया की जो हालत है उसी हालत में जा रही है। आप एयर इंडिया के बगैर, शायद, मैं नहीं चाहूंगा कि देश में एयर इंडिया ना हो, बिल्कुल होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। एयर इंडिया भी सक्षम थी, आपने एयर इंडिया को भी डुबा दिया। हाँ। और अब आप रेलवे को भी डुबाने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया की जो बीमारू हालत है वही हालत अब रेलवे की भी होने जा रही है। और आप ये भी कह रहे हैं कि इस हालत के लिए पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जिम्मेदार है। पॉलिटिकल सिस्टम समझ नहीं पाया है, इसलिए नहीं समझ पाया है। हाँ। पहले आपको पता चलना चाहिए कि भी बीमारी है क्या। लेकिन बीमारी के पता लगाने के लिए ही तो एक के बाद एक इतनी कमेटीज बनाई गई, दशकों तक रिपोर्ट आती रही, और अभी हाल में फिर एक रिपोर्ट आई है। लेकिन क्या ये जो तरीके बताए जा रहे हैं, ये जो समाधान बताया जा रहा है समस्या का, ये सही दिशा में जाता हुआ कदम है? देखिए, कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जो मेन रिपोर्ट बनाई थी, एक थी फॉर सेफ्टी, क्योंकि इंडियन रेलवेज 200% सेफ मैं नहीं मानूंगा। आए दिन जो अकस्मात होते रहते हैं, हमारे आने के बाद जो जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके एक्सीडेंट्स कम हुए। मगर आज जो आप निर्णय लेंगे उसका फल आएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद।
तो अभी हम यही कहना चाहते थे, एक अच्छी दिशा में चल रही थी, आपने सब गड़बड़ कर दिया। आज कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। आप जाइए जीएम लेवल, चाहे रेल मंत्री हमारे दोस्त हैं और अच्छे इंसान हैं, मगर आज आपने इस तरीके से रेल को चलाए कि कोई जीएम, कोई डीआरएम, कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आप इसको समझ नहीं पाए। कौन सा प्राइवेट, विवेक देबरॉय कमेटी प्राइवेट सेक्शन के बारे में कह रही। आज सुरेश प्रभु कहते हैं हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं जी। आप ये समझ के चलिए 14 लाख डेडिकेटेड यूनियन स्टाफ है जी। और हर एक शख्स, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने भी रेल के एम्प्लॉयज है ना 200% डेडिकेटेड है, वरना 14 लाख एम्प्लॉय और एक दिन की भी स्ट्राइक नहीं। लास्ट स्ट्राइक हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में। लेकिन वो 30 जून को कह रहे हैं कि हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो है विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हाँ। और आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करेंगे। हाँ। पूरी दिशा खत्म हो गई है, उसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप रेल को समझ नहीं पाए। नहीं, लेकिन आपने तो समझा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब जो सरकार है इसको आप क्या चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं? इतनी रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स बार बार यही इशारा कर रही हैं कि रेलवे आर्थिक क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है और इसको आगे ले जाने के लिए हमें वो रास्ता अपनाना है जिसको लेकर पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डरता है। उन 14 लाख कर्मचारियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे डरता है। विवेक देब्रॉय कमेटी कह रही है कि उन 14 लाख कर्मचारियों के लिए जो वेलफेयर सिस्टम है, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है और दूसरे उनके जो सुविधा के लिए बनाए गए सिस्टम है, यहाँ तक कि आरपीएफ को भी खत्म करने की बात करता है। क्या आप समझते हैं कि ये ठीक सुझाव है? बिल्कुल सुझाव ठीक नहीं है। उसकी जो सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं वो तो अपनी जान दे रहे हैं ना। आप चलाइए कर्मचारियों के बिना रेल। विवेक देब्रॉय की रिपोर्ट अपनी जगह, उसने एकेडमिक रिपोर्ट दी, वो ठीक है, पर वो अब आप पर है कि कितना उस पर सफलता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उस पर डिबेट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप डिबेट कीजिए, बोर्ड को बिठाइए, यूनियन को बिठाइए और कहिए कि भी ये है, क्या करना चाहिए। आप रेल का एक बड़ा परिवार है, परिवार के साथ रहिए और परिवार को पूछिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेलवे यूनियंस को और रेलवे कर्मचारियों को उपेक्षित करके नहीं चला जा सकता? मेरे बजट में आप जाके पूछिए, मेरा बजट हमने अकेले नहीं बनाया था, उसमें पूरे रेलवे बोर्ड मेंबर्स थे, उसमें यूनियन शामिल थी। हमने एक भी कदम, क्योंकि वो भी चाहती है कि रेल की तरक्की हो, रेल की उन्नति हो, वो रेल का ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे रेल की तरक्की ना हो, उन्नति ना हो। रेल मैंने बहुत सारी संस्थाएं देखी और मैं बार बार यही कहूंगा कि भैया रेल को अपने आप पे छोड़ दो, ज्यादा इंटरफियरेंस मत करो। आप तो बोर्ड बदलने की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस मत करो, आपको उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए, दे दो। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि क्राइसिस में बिकॉज पूरी दुनिया में रेल कैसे चलती है, रास्ते कौन बनाता है? आप ही हमें बताइए। प्राइवेट सेक्टर रास्ते बनाती है क्या? आप चाइना को लीजिए, जापान को लीजिए, अमेरिका को लीजिए, रेल हमेशा सरकार बनाती है और आप उसको लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। आप रास्ते के पैसे कौन देते? रास्ते के पैसे भी तो सरकार देती है ना, और कोई नहीं कहती कि नहीं आप अपने आप में कमाई करो और फिर वो उधर डालो। इनडायरेक्टली रेलवेज, हम आपको स्विट्जरलैंड की रेलवे की बात बता रहे हैं। आज यदि आपकी घड़ी की सुई मतलब टाइम फिक्स करना चाहते हैं ना, तो देखिए स्विस रेल कितने बजे आने वाली थी कि 10:03 पे आने थी, तो 10:03 आपने घड़ी उस हिसाब से सेट कर ली। वो स्विस रेलवे भी लॉस पे चलती है, मगर इनडायरेक्टली इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना सामान ढोया जाता है, तो रेलवे इज ऑलवेज ए कैटलिस्ट फॉर अर्निंग मनी एंड एडिंग टू जीडीपी। आपका यदि मान लीजिए गेहूं जो पंजाब में सड़ रहा है, यदि त्रिपुरा में उस गेहूं की जरूरत है
तो कौन ले जाएगा? रेलवे ही ले मतलब जाएगी आप ना। ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस है उसे पब्लिक सर्विस की तरह रहने देना चाहिए, उससे मुनाफे का जरिया नहीं बनाना मुनाफे चाहिए। का, क्योंकि क्या है कि मुनाफा इनडायरेक्टली होता है और डेवलपमेंट के जितने पैसे लगने चाहिए, लागत, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, खर्चा नहीं कहते। हमारे टाइम में हमारी बजट में जो हमने पेश की थी ना, वो घाटे का बजट नहीं था, फायदे का बजट था। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने कहा कि हमारे पॉलिटिकल देखिए, हम बता सिस्टम रहे हैं, में हम गड़बड़ी सिंपल है। बात बता रहे हैं, हाँ। बहुत सिंपल सी बात है। दो बात है, आपको रेलवे को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और मॉडर्नाइज के साथ साथ सेफ्टी जुड़ी हुई है। आप रेलवे को सेफ नहीं कर सकते जब तक मॉडर्नाइज नहीं करें। तो क्या मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना एक वो रास्ता सब अलग हो बात सकता है, रेगुलेटर सब अलग बात है। मॉडर्नाइज बनाने के लिए आपको राशि की आवश्यकता है, और आज यदि आप पैसा देते हैं ना, उस पैसे का खर्च करने के लिए भी तुरंत नहीं होता है। कि मान लीजिए आपने आज 1 लाख करोड़ दे दिया, वो 1 लाख करोड़ करने में, खर्चा करने में भी आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे। आज आप रेलवे बोर्ड को बदल दो, इसको बदल दो, हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, रेलवे में बहुत करप्शन है, उसलिए हम तो डिसीजन लेने ही वाले नहीं है, जितना भी टेंडर है वो हमने नीचे की ओर दे दिया है। तो नीचे वाला बोलेगा भाई इसमें यदि करप्शन है तो मैं क्यों डिसीजन लूं, हम और नीचे की तरफ दे देते। आप यदि कमांडर इन चीफ लेना होगा तो ऊपर से लेना होगा। इफ आई एम द रेलवे मिनिस्टर, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। आई शुड बी अकाउंटेबल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो फैसले लेने से डर रही है? बोल रही ना, हमने उधर दे दिया, इधर दे दिया। आज पहले 100 करोड़ का पावर था जीएम को। आप कोई भी जीएम को पूछिए, कोई किसी जीएम ने 100 करोड़ तक भी नहीं खर्चे, तो आज 500 करोड़ कहां से खर्चेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली नोशनली दिया जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज हुआ है, मगर सिस्टम वही सेंट्रलाइज्ड है। वरना आपने जो पैसे अभी बजट में मिले हैं ना, हम ये बताएं आपको, जो पैसे मिले हैं ना, वो आप खर्च नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मैं तो यही जानना चाहती हूँ, एज ए एक्स रेलवे मिनिस्टर, आपको इस सरकार के लिए क्या सुझाव होगा? समितिज तो एक के बाद एक, कमिटीज तो एक के बाद एक बनती रहेंगी, लेकिन इन कमिटीज का पर अमल होता हुआ कभी दिखता नहीं है मैंने उस तरह अपना से। रिपोर्ट दिया है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसमें सभी पार्टी के मेंबरान होते हैं, और रेलवे जब सामने आती है उसको प्रश्न किए जाते हैं, और उसी पर बेस्ड हमने कमिटी की रिपोर्ट दी है, विच इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें हमने सारे किस्से लिखे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या सोल्यूशन है, और 5 मिनट में वो सोल्यूशन नहीं दिए सकते। नहीं, लेकिन आपका एक बेसिक सोल्यूशन ये है कि सरकार अपनी तरफ से रेलवे पर खर्च बढ़ाए। आपका बेसिक सोल्यूशन ये है कि जो वेलफेयर प्रोग्राम कर्मचारियों के लिए चलाए जा रहे हैं उसे नहीं रोका जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बड़ी बात जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जाने के लिए कहा है रेलवे के लिए, उसका मतलब ये है कि उसका परिणाम ये होगा कि कुछ दिनों में वो एक स्वायत्त संस्था हो जाएगी, और स्वायत्त संस्था के लिए हो सकता है अलग से रेलवे बजट ना लाया जाए। तो क्या ये एक माकूल तरीका होगा रेलवे की स्थिति को सुधारने के लिए? देखिए, एक जो ऑर्डिनरी पैसेंजर है उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसको सुरक्षा चाहिए। 2 तरह की सुरक्षा, एक तो एक्सीडेंट ना हो और कोई हमारा सामान चोरी करके ना ले जाए। दोनों तरह उसको से इससे मतलब नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो या कोई भी हो। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए और जो अफोर्ड कर सकता है। और आज भी रेल में कौन सवार करता है? गरीब करते हैं। और वो गांव में भी है, शहर में भी। वो हिंदुस्तान को लिंक करता है। तो मेहरबानी करके इसको ज्यादा छेड़छाड़ी मत करो। जो दिशा में चल रही है, यदि आपको किसी की रिपोर्ट चाहिए तो टेक द एक्सपर्ट्स who understands the railways. Railway is not easy to understand. रेलवे को समझना आसान नहीं है, मगर आप जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, एक दिशा में जा रही है, उसको मॉडर्नाइज कीजिए। और मॉडर्नाइजेशन के लिए हम इसको खर्चे की बात नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छी तरह रिटर्न देगा, ये मैं समझता हूं और जानता हूं। आप रेल कर्मचारियों को उसको मतलब जले पर नमक मत छिड़किए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आता है?
जब उसको एक रेवेन्यू मॉडल होता है कि हम आज यहाँ पर 2000 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उसका रिटर्न मिलेगा। आज रेवेन्यू मॉडल कहाँ पर है? कौन आएगा? जो प्राइवेट सेक्टर आया था फ्रेट में, वो भी भागने की तैयारी कर रहा है। तो ये मॉडल को लाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो है। सका। हमको इनके इरादे पे कोई शक और शुबा नहीं है। हाँ। इनके इरादे सही हो सकते हैं मगर दिशा गलत है। और मेहरबानी करके आपको जो कहा जा रहा है उसको क्रिटिसिज्म में मत लीजिए। अब मेरे दोस्त सुरेश प्रभु हमेशा कहते हैं वो क्रिटिसिज्म में ले जाए कि भाई हमने यदि रेल देखी है, थोड़ा बहुत जो समझते हैं, तो हमारी बात को सुनो और समझो। क्योंकि सुरेश प्रभु आज है, कल कोई और प्रभु आ जाएगा। दिनेश त्रिवेदी कल था, आज नहीं है, मगर रेल तो रहेगी ना। तो आज चाहे सुरेश प्रभु हो चाहे हम हो, हम सब यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की रेलवे एक तरक्की की दिशा में जाए। तो एक बार यदि रेलवे खत्म होगी ना, दोबारा उसको लाना पटरी पे बहुत मुश्किल होगा। तो यही हम कह रहे थे कि आप यूरोप में जाइए, चाइना में जाइए, जापान में जाइए, किस प्रकार की रेल है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये देश डेवलप्ड देश है कि पिछड़ा हुआ देश है। आज एक तरफ से हम चंद्रयान में लोग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं उसका, और दूसरी तरफ से ये दुर्दशा रेलवे की। तो ये मिलती नहीं है बात। चाहिए तब तक दो, और एक उसका बड़ा 5 साल का बजट बना। आप सरकार के हिस्सा रहे, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। आप कह रहे हैं कि धन जो है सरकार मुहैया कराए, क्या सरकार के पास इतना धन है कि रेलवे की जितनी जरूरतें हैं वो सब पूरी कर सके? रास्ता बना रही है ना। हम लोग ने अभी डिफेंस के राफेल विमान खरीदे कि नहीं खरीदे? हमारा स्पेस का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? आपका जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाइए। आज भी काला धन उतना जहां है वही है, कोई फर्क नहीं हुआ है। तो ये सब बहाने हैं कि पैसे कहां से आएंगे। पैसे कहां से? दुकान बंद करके घर चले जाओ। हमको सरकार ने पैसे नहीं दिए थे जो हमको बजट में चाहिए थे। हमने मांगे थे 50,000 करोड़, हमको 24,000 करोड़ दिए थे। तो हमने तो ये नहीं कहा हम दुकान बंद कर लेंगे, कोई नई पटरी नहीं लगाएंगे। हमने अपनी तरीके से, यदि हमको ये नहीं मिला तो हमने थोड़ा पैसेंजर में 10 साल से जो एडिशन नहीं हुआ था फेयर का, थोड़ा बढ़ाया और लोग उससे खुश थे। वो बात अलग है। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरकार आते ही आते 14%, 14.5% किराया बढ़ा दी। हाँ, फ्रेट के लिए भी 6.5% किराया बढ़ा दिया। मगर देर तो आपके हिसाब से तो उसने सही ही किया। फिर देर आए ना। जो इस बार तो फ्रेट का किराया कम करना चाहिए था, क्योंकि फ्रेट का किराया आपने इतना बढ़ा दिया कि अब फ्रेट की जगह वो रास्ते में चली जाएगी। दे विल गो बाय रोड। तो इस बजट में हम होते तो फ्रेट के किराया हम कम करते। तो मतलब थोड़ा मिसमैच हो गया। और फिर यही कहूंगा कि हमने रेलवे की अहमियत समझी नहीं। हम कोई रेलवे को समझते हैं कोई ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसा नहीं है। रेलवे आपका बैकबोन है। उस बैकबोन को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल। रेल के बिना आप आज जाइए कितने लोग सफर करते हैं, और इसको कैसे चलाती है वही मतलब कहते हैं वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मगर चला रही है ना। तो इसको आपको मजबूत करना है और कर सकती है। और ये सरकार ही कर सकती है आपकी नजरिए से? सरकार को इंटरफेरेंस कम करना चाहिए, और कि इसको बोर्ड को चेंज कर दो, इसकी अकाउंटिंग सिस्टम अपनी जगह पर। लेकिन ये भी सच है कि सरकार क्या होती है, जनप्रतिनिधियों का एक समूह होती है जिसमें मंत्री होते हैं, वो भी एक तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं, और जो जनता की भावनाओं को, जनता की इच्छाओं को अपने अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही तो जनप्रतिनिधि करते हैं। मगर जनता नहीं कह रही कि इसको प्राइवेटाइज करो। किस जनता ने कहा? लेकिन जनता ये जरूर चाहती है कि रेलवे की स्थिति सुधरे ताकि उनको बेहतर सुविधा मिल सके। हमने तो हमारी जब हम थे हमने कोशिश की थी, और आज भी लोग हमको जहां मिलते हैं रास्ते में हमको कहते हैं, और मैं मतलब भावुक हो जाता हूं, कहते हैं कि नहीं आपने कोशिश की। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपने जो
8 महीने 9 महीने के करीब आपने वहां पर रेल मंत्रालय में बिताया था और ये सरकार के 1 साल हो गए हैं। आपका अनुभव इस सरकार के अनुभव से कैसे अलग था? क्या आपका कार्यकाल ज्यादा बेहतर था? आपने ज्यादा अच्छा नहीं, काम? मैं अपने कार्यकाल की बात मैं खुद नहीं कर सकता। यही कर सकता हूं कि हमने एक टीम बनाकर काम किया। टीम के बगैर आप क्रिकेट का मैच नहीं जीत सकते। तो आज वो टीम बिखर गई है। आज सब सहमे से हैं और रेलवे में कोई बोल नहीं पाता है। और हमने तो कहा था कि भैया हम सीखने आए और रेल चलानी है आपको। हम यहाँ आए हैं आपको लीडरशिप देने के लिए, मगर सीखना हमको आपसे है। और आज भी जब हम रेल के हमारे पुराने बोर्ड मेंबर से मिलता हूँ तब हम यही कहते हैं कि भाई शाबाशी हमें मिलती है मगर असल में काम तो आप लोग ने किया था। तो आज उन पर भरोसा कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको पूछिए भाई किस प्रकार से कैसे। उन्होंने अपना जीवन दे दिया है ना। अब यदि किसी ने 30 साल रेलवे में दे दिया और हम 30 दिन से रेलवे में आए तो तजुर्बा है ना, बहुत टेक्निकल चीज है। तो हम तो पूरी जीवन सीखने में ही चले जाएंगे तो भी हमको रेलवे समझ नहीं आएगी। तो जिसको समझ आती है उसको उससे बैठकर आप सीखिए कि क्या करना चाहिए। ये पॉलिटिशियन के बस का रोग नहीं है, एक्सपर्ट काम है ये। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप ये कह रहे हैं कि रेलवे को अगर आगे ले जाना है, तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए जितनी जरूरत है इन्वेस्टमेंट की वो खुद आगे बढ़कर करना होगा, तभी शायद एक वेलफेयर स्टेट की जो भावना है वो भी कंप्लीट होगी, पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। शेषाद्रिचारी जी, आपने दिनेश त्रिवेदी जी को सुना। उनका ये कहना है कि अगर इसी दिशा में चलती रही भारतीय रेल तो एक दिन वो एयर इंडिया की जैसी हालत में पहुंच जाएगी और बीमारी का शिकार होकर बंद होने के कगार पे पहुंच जाएगी। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया की जो स्थिति है, ऐसी हालत हुई, वो पिछले सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया। उसका एयर इंडिया के और इंडियन एयरलाइंस के यूनियन ने भी विरोध किया। और ये कोई जो मर्जर जो किया गया, ये कोई बहुत सोच समझ के किया, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की, उसमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी चीजें सरकार चलाए, होटल भी सरकार चलाए, विमान भी सरकार चलाए, रेल भी सरकार चलाए, कंपनियां भी सरकार चलाए, ये एक और जहां अच्छा नहीं है, वहीं दूसरी ओर हर चीज को उठा के प्राइवेटाइज कर देना, ये भी कोई तरीका नहीं है। इसका एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। इसीलिए, और पूरा सरकारीकरण भी खराब है और पूरा उसको उदारीकरण करना ये भी खराब है। इसीलिए एक मध्यम मार्ग। तो वो मध्यम मार्ग क्या है? क्या विवेक देब्रॉय जी ने जो अपना सुझाव दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसको जो है कमर्शियल उपक्रम बना देना चाहिए या कमर्शियल अकाउंटिंग के तहत इसको ले आया जाना चाहिए, क्या ये सही मध्यम मार्ग होगा? क्या अकाउंटेबिलिटी लाना ये अलग बात है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करना ये मुझे नहीं लगता है ये तरीका सही होगा। प्राइवेटाइजेशन का नाम न लिया जाए और काम वही किया जाए, इसे क्या कहा जाएगा? प्राइवेटाइजेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, और गवर्नमेंटलाइजेशन, मैं नेशनलाइजेशन नहीं कहूंगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। बैंक, रेलवे, सब कुछ राष्ट्रीय, हम भी राष्ट्रीय के हैं, इसलिए राष्ट्रीयकरण शब्द गलत है, नेशनलाइजेशन शब्द गलत है। गवर्नमेंटलाइजेशन है, जैसे बैंकों का गवर्नमेंटलाइजेशन हुआ। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है वो अपने आप में एक मेथडोलॉजी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन दुनिया का एक अनुभव रहा है ना, अमेरिका में ना इंग्लैंड में रेलवेज को प्राइवेटाइज करके रेलवे की सुधार हुई नहीं। ब्रिटेन का उदाहरण सबके सामने है। 2 दशकों तक ब्रिटेन में प्राइवेटाइज किया गया रेलवे के और फिर वापस लेना पड़ा और उसका नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन रेलवे के कुछ प्रश्न हैं जी, रेलवे में सुधार लाने की आवश्यकता है। और रेलवे में सुधार कैसे लाया जा सकता है, उस पर अगर इस कमेटी के रिपोर्ट में जो बातें हैं उसको स्वीकार करना, उसको चर्चा करना, ये आवश्यक है। जी, क्या आप शेषाद्रिचारी जी की बात से सहमत है? वो ये कहते हैं और उनकी सरकार भी ये मानती है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन
कोई उपचार नहीं है, लेकिन उपचार के जो रास्ते बताए जा रहे हैं वो किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं, उपचार के रास्ते जो विवेक देबरॉय जी ने कहे हैं उसमें कुछ सही हैं और कुछ मतलब आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि साहब इसको कमर्शियल अकाउंटिंग में डाल दिया जाए, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि रेल बजट ही खत्म कर दिया जाए, इसको नॉर्मल बजट में मिला दिया जाए। तो नॉर्मल बजट और कमर्शियल अकाउंटिंग ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं। और रेल की जो असली प्रॉब्लम है, जैसा कहा उन्होंने, वो ये है कि रेल के पास पैसा नहीं है। जो आपको डेवलपमेंट करना है, जो आपको लाइन कैपेसिटी बढ़ानी है, जो डिमांड है, अगरचे आपके पास पैसेंजर कम आ रहे हैं और गुड्स कम आ रहे हैं इसलिए कि आपके पास उनको चलाने की क्षमता ही नहीं है। तो पब्लिक या कोई कस्टमर जानता है कि आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है, तभी आपके पास माल लाता है। जब आपके पास क्षमता ही नहीं है तो आप माल क्यों लाएगा वो? तो क्षमता बढ़ाने की बहुत जरूरत है और क्षमता बढ़ाने के लिए पैसा लगता है। और जिस किसी कंट्री ने भी रेल में प्रोग्रेस किया है, सरकार ने वहां पैसा लगाया है। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, विवेक देबरॉय जी ने जो सुझाव दिए हैं, जो अपनी रिपोर्ट पेश की है 9 महीने के अध्ययन के बाद, क्या ये उस तरफ इशारा करती है? क्या ये एक कंप्लीट रिपोर्ट मानी जा सकती है जिसमें ये पता चले कि रेलवे की बीमारी क्या है, बीमारी की जड़ क्या है और उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कितना पैसा लगाए जाने की जरूरत है? ये चीजें उसके अंदर नहीं है। जो चीज हम लोगों को प्रेस से मिली है या हम लोगों ने टीवी पे सुनी है, ये चीजें उसके अंदर नहीं है जी। कुछ चीजें हैं जो ठीक हैं। कमर्शियल अकाउंटिंग कोई खराब बात नहीं है। अगर रेलवे एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कमर्शियल अकाउंटिंग करने में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन रेल के ऊपर ऐसे भार लगाए गए हैं जो उसको नहीं होने चाहिए। सारी सरकार की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और रेलवे की पेंशन रेलवे देती है। इसका तो कोई मतलब नहीं है। पेंशन शुड कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किए थे, गवर्नमेंट को हमको देना चाहिए, रेलवे को क्यों देना चाहिए? इसी तरीके से एक चीज उसमें जो कही जा रही थी, अब हम देखते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट में नहीं है कि मेडिकल को ही प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और इसके अलावा स्कूल, मेडिकल, आरपीएफ को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आरपीएफ, ये सभी चीजें एक्चुअली मेडिकल की वो समझ ही नहीं पाए कि मेडिकल रेलवे में है क्यों। एक्चुअली रेलवे में जिस किस्म का काम करने की जरूरत है लोगों को और जिस फार फ्लंग एरिया में लोग रहते हैं, अगर उनकी मेडिकल फिटनेस नहीं होगी तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। जी। और रेलवे का मेडिकल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। इसका मतलब है कि आप रेलवे का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये है जो आप कह रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि सही मर्ज और सही जगह तक पहुंचने की शायद अभी भी कोशिश पूरी नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे आप? बड़ा सवाल यही हो जो दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा कि घुटने का दर्द है और दांत के डॉक्टर से इलाज चल रहा है। बिल्कुल वैसा ही है क्या? दिनेश त्रिवेदी जी ने बहुत सही कहा है। जहां तक हम लोगों का मानना है, एक तो मैं एक चीज साफ कर दूं कि जहां तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, हम 14 लाख रेल कर्मचारियों के लिए जहां जिम्मेदार हैं, उनके परिवारों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी संख्या लगभग 1.25 करोड़ हुई। हम भारतवर्ष की 125 करोड़ जनता के लिए भी जिम्मेदार हैं, इसलिए कि भारतीय रेल 1853 में अंग्रेज लाए। पहले ये प्राइवेटाइज थी, सारी कंपनियां ही थी। जब ये कंपनियां आई, उनको फ्री में भारत सरकार ने जमीन दी। कंपनियों ने रेल चलाने की शुरुआत की, नहीं चला पा रही थी, अच्छी खासी सब्सिडी ब्रिटिश सरकार ने उनको दी। इसके बाद भी वो नहीं चल पा रही थी, तब भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया और भारतीय रेल। हम इतिहास से सब लोग परिचय हैं। मैं आज इतिहास पे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करना चाहती हूँ। विवेक देबरॉय कमेटी ने कहा है कमर्शियल अकाउंटिंग लाना चाहिए और एचआर नीति यानी कर्मचारी नीति में परिवर्तन लाने की तरफ भी इशारा किया है, जिसकी बात अभी अग्निहोत्री साहब कह रहे थे। क्या कर्मचारी नीति में परिवर्तन को आप लोग उचित मानते हैं या विरोध करते हैं? विवेक देबरॉय की कमेटी पर बात करने से पहले सबसे पहले ये समझ लिया जाए, विवेक देबरॉय जी ने कहा है कि मेरी पूरी रिपोर्ट, ये किसी एक पॉइंट को लागू करने से इसमें कुछ नहीं होगा, पूरी पैकेज डील होगी, पूरी रिपोर्ट की रिपोर्ट लागू होगी, तभी वो इससे सहमत हैं। तो किसी विशेष एक इशू पर तो बात करने की कोई बात ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर को रिपोर्ट दी जाए और पीएमओ इसको मॉनिटर करे। विवेक देबरॉय जी को भारतीय रेल के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर, जो आज 1853 से चली आ रही है, 14 लाख रेल कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, रेलवे बोर्ड पर भरोसा नहीं है,
किसी पर भरोसा नहीं है। अभी विवेक देवराय जी कह रहे हैं कि ये जो भारतीय रेल जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी हमारे बीमार लोग हैं, कैंसर पेशेंट हैं, जितने भी विकलांग साथी हमारे हैं, इन जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन सबको जो रियायत दी जा रही है, उनको जो किराए में रियायत दी जा रही है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसको, अगर ये समाज के कल्याणकारी काम है तो इसको सरकार इसका खर्चा वहन करे, रेलवे विभाग क्यों करे? सरकार के लिए अगर वो इशारा ये करते कि आज जो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी है, हाँ। उसको सरकार 30,000 करोड़ रुपए का वो दे रही है, हाँ। हर साल दे रही है, हाँ। हर साल बढ़ा के बजट में दे रही है, हाँ। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो शिपिंग मंत्रालय है, सबको बजटरी सपोर्ट है। हमारी स्थिति भारतीय रेल की ये है कि 5वीं योजना से लगा के 11वीं योजना तक लगातार जो 75% बजटरी सपोर्ट था उसे घटा के 30% कर दिया है इस भारत सरकार ने। रोड को इतना डेवलप किया है और रेलवे को के डेवलपमेंट के लिए 75% सपोर्ट को घटा के 30% कर दिया है। तो जो देश की जनता है, जो हमारी बेसिक समस्या है, देवराय जी ने भारतीय रेल के इन डेप्थ गहराई से इसका मूल्यांकन नहीं किया, जो बीमारी है उसका अध्ययन नहीं किया और उस पर एक भी सुझाव उनके नहीं है। भारतीय रेल में सबसे बड़ी समस्या कंजेशन की। जी, कंजेशन पे हम बात करेंगे। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। 2 पहलू हैं रेलवे के, एक है मानवीय पहलू जिसके बारे में आप कह रहे हैं, और एक है तकनीकी पहलू जिसके सुधार की तरफ ज्यादा जोर मुझे लगता है विवेक देब्रॉय कमेटी और उससे पहले की तमाम कमेटियों कर रहा है। लेकिन इन तमाम सुझावों के लिए, इन तमाम चीजों के सुधार के लिए जो वो सुझाव पेश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाए जाने को लेकर, या विकेंद्रीकरण का सुझाव, या फिर ये कि प्राइवेट कंपनियों को, भले ही प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए लेकिन प्राइवेट कंपनियों को अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, क्या ये सारे सुझाव सही दिशा में जाते हुए कदम हैं? देखिए, सुझाव तो कमेटियां देती हैं और इसी के लिए वो बनाई जाती हैं, ये उनका काम है। बात सारी घूम फिर के आती है कि उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंशंस क्या है। हमारे देश में रेलवे में मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, कम से कम 7-8 कमेटियां तो मैंने ही देखी हैं। कभी राकेश मोहन कमेटी बनी, तो कभी HR खन्ना कमेटी बनी, कभी काकोडकर कमेटी बनी, तो कभी आपकी सैम पित्रोदा कमेटी बनी। मैं देखता हूं कि कमेटियां बनती हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, उन पर चर्चा होती है, इस तरह डिस्कशंस होते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स पे बात की जाती है। लेकिन जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो नतीजा ढाक के 3 पात रहता है। असली होता ये है कि अगर कमेटी ने 50 या 100 रिकमेंडेशंस दी हैं, उसमें से सिलेक्टेड रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने पे काम होता है, और वही पॉलिटिकल इंटेंशंस होते हैं कि कमेटी से एक रिपोर्ट लो, उससे वो रिपोर्ट में जो वो चाहते हैं वो डालवाओ, और इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दो और 99 रिकमेंडेशन को रद्दी में डाल दो। इस कमेटी के पीछे भी जो इंटेंशन है, काकोडकर कमेटी बनी, सैम पित्रोदा कमेटी, कितना काम हुआ है। आप काकोडकर कमेटी में जो सेफ्टी की रिपोर्ट है आज इंडियन रेलवे में, उसमें कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, मुझे कोई बता दे। जी, मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले तो सांसदों और विधायकों को जो मुफ्त पास दिया जाता है, VIP ट्रीटमेंट, ये बंद कर देना चाहिए, इससे भी सरकार को कुछ फायदा होगा। और दूसरा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। मैं तो इसमें अभी आदरणीय पाठक जी ने बताया कि बजट में जो है 75% से घटाकर 30% फीसदी कर दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल सरकार की ये नीति जो है इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोग इसको बढ़ाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर बजट बढ़ाते हैं तो रेलवे के लिए ये अच्छा साबित होगा। ये आप लोगों की नीतियां कहीं ना कहीं नीतियों में खामी है। शेषाद्री जी, नहीं, ठीक है। 2 बातें हैं। मैं पहली बात जो आपने बताई उससे थोड़ा बहुत सहमत हूं कि जहां जो कमियां करते हैं, आपको रेलवे का खर्चा अगर कम करना है तो खर्चा कम करने का एक तरीका है कि आप टिकट का दाम बढ़ाइए, और दूसरा यह है कि टिकट का अगर दाम नहीं बढ़ाते हैं तो जो फिजूल खर्ची है वो कम करिए। ये हो सकता है। और
देखिए, पॉलिटिशियन बैशिंग कर सकते हैं। अगर इन सभी लोगों का निकाल देना है तो पॉलिटिशियंस का भी निकाल देना, ये सही बात है। परंतु पॉलिटिशियंस को जो फ्री टिकट मिलता है उसको निकालने के लिए विकलांग लोगों का भी फ्री टिकट निकाल दो और फिर स्वतंत्रता सेनानियों का भी फ्री टिकट निकाल दो, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर इन सभी लोगों को मिलता है और इसके कारण पॉलिटिशियन को भी मिलता है तो आई वुड से मिलने दो, परंतु इन लोगों का मत निकालो, क्योंकि आपका जो तर्क है उससे क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा ये कहने में कि पॉलिटिशियन को पैसा देने दो, लेकिन वो उनका अपना पैसा पल्ले से थोड़ी पैसा देते हैं, वो तो हमारा ही पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, दूसरे तरीके से उनके पास आ जाता है, ले लेते हैं। लेकिन वो उनका सवाल ये नहीं है, उनका सवाल ये है कि इस समिति की रिपोर्ट में जब गरीबों को ये गलत है। और जब इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इन सभी लोगों को फायदा हटाने की बात करते हैं, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इन सभी लोगों को जो फायदा मिलता है उसको हटाना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसमें एक और कैटेगरी आप भूल गए और समिति ने भी भूल गया है। बार बार मुझे ये आभास हो रहा है कि विवेक देब्रॉय ने कोई भी रिपोर्ट दे दी हो, सरकार की मंशा अभी उसे लागू करने के लिए बहुत है नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। देखिए, सरकार की मंशा रिपोर्ट को लागू करने की है या नहीं, हाँ। ये सरकार तय करेगी। रेलवे मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय और बाकी सभी लोग मिलकर पार्लियामेंट सब तय करेगी, हाँ। परंतु मुझे इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं, कहीं भी विवेक देब्रॉय ने ये नहीं लिखा है, रिपोर्ट में नहीं लिखा है, भले उन्होंने अगर कहा होगा तो अलग बात है, हाँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि या तो इस रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करो या पूरी तरह से इसको कूड़े के दान में डाल दो, ये अलग बात है। बिल्कुल मेरे पास ये किसी भी कमेटी को मैं आपको वो पेज किसी भी कमेटी को ये कहने का अधिकार नहीं है। और नहीं, एक बात सुनिए, हो सकता है उसमें लिखा हो, अगर लिखा है तो गलत है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आप ये कहते हैं कि इसमें लिखा है, ये मेरा तर्क ये नहीं है कि वो गलत लिखा है। यस, आई हैव ऑन द पेज, इट इज अंडर रिकमेंडेशंस, और उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस रिपोर्ट शुड बी डेल्ट विद इन ए पैकेज एंड नॉट इन ए पीस मील एंड शुड बी हैंडेड ओवर टू द मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड टू बी मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, देखिए जहां तक बात है, मैं अपनी बात पूरी कर पैकेज ये कहना, शुड बी ट्रीटेड एज अ पैकेज, ये कहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रिपोर्ट को स्वीकार करो या कूड़े में डाल दो। हम लोगों ने निर्णय लिया है 23 नवंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और पूरा देश बंद होगा। आज 41 साल से 41 बरस में रेल में कोई 1 घंटे का भी लेबर लॉस नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो हड़ताल से रेलवे की हालत सुधर जाएगी? आप मेरी बात सुन लें, भी बताइए ना, हड़ताल की बात नहीं है। रेलवे की हालत सुधारने के लिए रेलवे का सबसे बड़ा जो हड़ताल, देखिए रेलवे का सबसे बड़ा जो हड़ताल 1971 में हुआ उसका मैं भागीदार हूँ। 1974 में बाद इमरजेंसी लगी, मैं जेल में भी गया हूँ। सवाल ये नहीं है मेरे जेल जाने से, मेरे हड़ताल में जाने से, आपके हड़ताल में जाने से, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के हड़ताल में जाने से रेलवे की अगर स्थिति सुधारती है तो उस हड़ताल का नेतृत्व मैं करने के लिए तैयार हूँ। संजय सिंह जी ने कहा, इसके पहले अनेक रिपोर्ट आए हैं। अभी जो सवाल ये है कि रिपोर्ट को विरोध करने के बजाय, जैसे आप कह रहे हैं टोटल प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, भैया मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, जैसे सुन लो, जैसे विवेक देब्रॉय का कहना गलत है, वैसे ही आपका भी कहना गलत है कि इस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डालो। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमको 1 मिनट समय दें आप। जब देश आजाद हुआ तो भारतीय रेल और भारतीय सेना ये 2 केंद्रीय सूची में रखी गई। भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी, देश की एकता, देश की विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं, विभिन्न स्थान है, विभिन्न संस्कृति है, इसको जोड़ती है। जब अभी कारगिल युद्ध हुआ, 24 घंटे के अंदर 700 ट्रेनें चली, सारे स्टाफ ने बिना किसी रेस्ट के 24 घंटे ड्यूटी देकर 700 स्पेशल ट्रेनों के द्वारा
मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सारी मिलिट्री को, सारे गोला बारूद को और सारे एक मिनट, अभी नेपाल में ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है भारतीय। सुनिए, अभी नेपाल में भूकंप हुआ, खतरे में पड़ जाएगी। तो एक विमान कंपनी ने फोकट में सब माल नेपाल भिजवाया। फौज नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं है। ये देश के रक्षा का भी सवाल है। ये भाषण अलग बात है। अभी नेपाल में भूकंप हुआ, एक विमान कंपनी ने फोकट में सब माल नेपाल ले गई। वो क्या कम काम किया क्या उन्होंने? संस्कृति में कम काम किया क्या? बाकी विषय वो नहीं है। इनके सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल सवाल के जवाब। मेरे ख्याल से जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कमियां हैं, जैसे हम रेलवे की जो लैंड है उसमें जो स्लम्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं कही है, उनके उत्थान के लिए कोई बात नहीं कही है। और रेलवे प्लेटफॉर्म में जो टिकट की ब्लैकमेलिंग होती है, इसका एग्जांपल मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है। और एक बार तो एक टिकट को ब्लैकमेल करके बेचने वाला था, खुद बोल रहा था कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा लेता हूं। तो और अभी सेंटर में एनडीए की जो गवर्नमेंट है, पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो सर आपकी सरकार भी, रेलवे का विजिलेंस भी इसमें कोई काम नहीं कर रहा है इस ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल से रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कमियां हैं, इनको दूर करने की ओर ध्यान होना चाहिए। जी सर, हमेशा यह देखा जाता है कि रेलवे की परियोजनाएं हमेशा विलंब से चलती है, जिसके कारण सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ता है। तो क्या देवराय कमेटी ने इस पर कोई सिफारिशें? संजय, आप अगर इस पर रोशनी डालना चाहें। इस पे देवराय कमेटी ने बहुत क्लियर कट सिफारिश की। इस पे अच्छा खासा चैप्टर है पूरा कि 200 से ज्यादा पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का जो बैकलॉग है वो बहुत बड़ा है और उस पे अकेले मतलब कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपया आज की तारीख में इमीडिएटली चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। अभी जो इंडियन रेलवे ने जो इस गवर्नमेंट ने उसको 30 प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में लाया है ताकि उस पर तुरंत काम हो, टाइम बाउंड मैनर से काम हो। लेकिन बात वही आ जाती कि गवर्नमेंट की फंडिंग के बिना ये प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो सकते। रेल बजट में, हर रेल बजट में, जैसे इस बार के रेल बजट में उन्होंने पूरा 1 लाख का बजट दिया है और पहली बार इतना 60,000 करोड़ का करीब बजटरी सपोर्ट दिया गया। इसी तरीके से बजटरी सपोर्ट को कंटिन्यूसली बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ जैसे सुरेश प्रभु जी ने बोला है कि 8.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है 5 साल में, उसका पूरा उन्होंने टाइम बाउंड रोड में भी बताया कि कहाँ से पैसा हम लाएंगे, हर साल कैसे हम इसमें 1.5 लाख करोड़ के आसपास जुटाएंगे। LIC से उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही, साथ साथ देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी रिकमेंडेशन गलत हैं। ये बिल्कुल सही है कि रेलवेज को जरूरत है सुधार की। आप लोग भी जानते हैं कि रेलवे की सर्विसेज अच्छी नहीं है। आम आदमी को पैसेंजर एमेनिटीज में बहुत दिक्कत है। संजय जी, एक चीज बताइए, सरकार आने के तुरंत बाद 14.5% किराए में बढ़ोतरी हो गई, फ्रेट के किराए में भी 6.5% के करीब की बढ़ोतरी हो गई। अब आम आदमी पे और कितना बोझ आप डलवाना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं यही आगे कहना चाहूँ कि पिछले 3 साल के अंदर रेलवे में जो पैसेंजर फेयर्स हैं वो 40% 3 साल में अकेले एक साथ बढ़ाए गए हैं। पहले 18-19% बढ़ाए गए, इसके बाद फिर 10% बढ़ाए गए, फिर 4% बढ़ाए गए, फिर 4.5% बढ़ाए गए। तो पिछले 4 साल में आपका फ्रेट का भी रेट करीब 50% बढ़ा है और पैसेंजर सर्विसेज का भी बढ़ा है। तो कोई अगर ये कहता है कि साहब पैसेंजर सर्विसेज घाटे में चल रहे हैं, जैसे कि राकेश मोहन जी ने कहा कि 15 पैसे मिलता है हमको उसमें से और जबकि कॉस्ट आती है 49 पैसे। देखिए ये तो बात हम साफ कर दें, ये बात एकदम गलत है कि पैसेंजर सर्विसेज एकदम घाटे में। जैसे कि विवेक देवराय साहब ने अभी बताया कि हम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है कि प्राइवेट प्लेयर्स और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने से क्या हम सोशल ऑब्जेक्टिविटी की तरफ मार नहीं खा रहे हैं, और कहां तक इस सोशल ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन किया जा सकता है ये प्राइवेट पार्ट को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की। अच्छा हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। विवेक देवराय जी ने जरूर कहा, लेकिन विवेक देवराय जी ने ये कहीं नहीं लिखा पूरी रिपोर्ट में कि प्राइवेट पार्टी आए और मतलब प्राइवेट पार्टी को इसी ट्रैक के ऊपर जो रेल की पटरी है, जिस पर अभी हर 5 मिनट में आगे पीछे ट्रेन लगी हुई है, 100% यूटिलाइजेशन है, इसी पटरी के ऊपर प्राइवेट पार्टी को भी रेल चलाने की अनुमति दीजिए। इसी पटरी के ऊपर अगर इस पर कैपेसिटी होती तो हम खुद न चला लेते उसके ऊपर। इस सवाल का जवाब आप देना। नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ जो विषय है ना, उसमें एक
जवाबदेही का मामला होता है। साधारणतः हमारी मानसिकता कैसी है कि कोई चीज सरकारी अगर है तो उसमें जवाबदेही नहीं है, और जवाबदेही जहां नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जहां नहीं है, वहां पर मुनाफा घाटे के बीच का संबंध नहीं होता है। ये एक बहुत विषम समस्या है। इसीलिए क्या होता है कि जहां एक और हम गवर्नेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, लेकिन जहां जवाबदेही है वहां मुनाफे की बात क्यों करना चाहिए? उसी को नहीं, देखिए, हाँ। ये जो एक गलतफहमी है ना, हाँ। कि सरकारी चीज है तो इसमें मुनाफा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जहां जवाबदेही जरूरी है समाज के प्रति, भी हमें बाहर निकलना चाहिए। देखिए, ऐसे इस देश में बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां, जैसे एनजीओ हैं जो सरकारी नहीं है। एनजीओ का मतलब ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या समाज में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट जाए। इसीलिए सरकार हमारी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे इसीलिए हट रही है क्योंकि वहां पर जवाबदेही नहीं है। इसीलिए लेकिन तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो जवाबदेही ले आना, उसका प्रयत्न अगर करते हैं तो इस देश में पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जवाबदेही नहीं होने के कारण ये सभी बातें होती हैं। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये कहती है कि जवाबदेही नहीं है इसलिए उसकी अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे हट जाए। इसीलिए जवाबदेही लाना ये बेहतर होगा इससे कि इसको प्राइवेटाइज करते। बात तो वही है मैडम। मैं एक विशेष मुद्दा है जिसको मैं रखना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ युवाओं के लिए भी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं के सवाल के लिए भी आवश्यक है? आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था कि रेलवे टैरिफ अथॉरिटी, कैबिनेट ने जो अप्रूव किया, इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है कि टैरिफ अथॉरिटी किराया तय करने का, माल भाड़ा और किराए के लिए टैरिफ अथॉरिटी बनाई जाए। आपने रेकमेंड कर दिया देवराज जी ने कि रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया जाए। अभी बीएसएनएल का हाल देख लीजिए, क्या हाल है बीएसएनएल, भूले से ना लगे। बीएसएनएल का फुल फॉर्म हो गया, उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के देख लिया आपने। एयर इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के देख लिया आपने। 2 लाख जगहें रेलवे में खाली हैं। 2 लाख युवाओं को भारत सरकार आज रोजगार देने की स्थिति में है, 2 लाख को। लेकिन उनको अब अगर ये सोच है कि प्राइवेट पार्टी आ जाए, जिस काम पर सरकारी कर्मचारी 20,000 पा रहा है, प्राइवेट का ठेकेदार का उसको अपने लेबर को 2,000 और 2,500 दे रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं है। लेकिन आपने मार्के की बात कही कि रेलवे में 2 लाख कर्मचारियों के लिए पद खाली है और युवा अपने लिए एक सपना सजा सकता है। जो ट्रेड यूनियन की जो भाषा है ना, ट्रेड यूनियन की भाषा के तहत हम कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बुद्धू बना सकते हैं, परंतु केवल इस रिपोर्ट को ट्रेड यूनियन की नजरिए से न देखते हुए हमें देश की हालत जो आज है उसके नजरिए से देखना ज्यादा अच्छा होगा। अगर ट्रेड यूनियन की भाषा हम कहते हैं तो आज रेलवे के एकमात्र एक ऐसी संस्था इस देश में है जिसमें सैलरी से ज्यादा पेंशन दिया जाता है। आज की बहस से मुझे ये लगता है कि विवेक देब्रॉय कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस पर और ज्यादा बहस की जरूरत है। देश में और ज्यादा चर्चा चलेगी तो शायद आपकी भी समस्याएं सामने आएंगी और जो रियलिस्टिक पिक्चर है उसको भी देश के सामने रखा जा सकेगा, क्योंकि रेलवे इस समय और ज्यादा बेहतर या तरक्की के रास्ते पर जाना चाहती है, मगर उसको किस तरह से ले जाया जाए और पॉलिटिकल सिस्टम उसमें किस तरह से मददगार साबित हो, ये बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी 5 साल तक चर्चा करेंगे तो पाठक जी को शायद हड़ताल पर नहीं जाना पड़ेगा। 5 साल तक का वक्त दिया है विवेक देब्रॉय ने। हमें उम्मीद है कि जब चर्चा होगी तो उसके और भी पहलू सामने आएंगे और जो पहलू सामने आएंगे तो सही दिशा भी पकड़ पाएगी। 2 लाइन में अपनी बात रखना चाहता हूं आपकी परमिशन से कि मैं विवेक देब्रॉय कमेटी की रिपोर्ट ये पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करने का पुलिंदा है। देश की आम जनता से हमारा अनुरोध है कि वो इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करें। रेल कर्मचारी जो आंदोलित हैं उनके साथ में खड़ी हो। मैं ऑडियंस का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कहा कि लेकिन इसको रियलिस्टिक नजरिए से देखने की भी जरूरत है। मैं तो इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। देश को, रेल को बचाएंगे।